पंजाब को जो दिखाया जा रहा है बेसिकली वो पंजाब कुछ और है और सच्चाई में कुछ और है। ये गैंग कैसे बन रही है पंजाब में? गैंगस्टर, बेरोजगारी, शो ऑफ, ड्रग्स, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए। जिस दिन सरकार ने ठान लिया कि पंजाब को नशा मुक्त करना है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा समय लगने वाला। लेकिन आज पंजाब को नार्को टेररिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नार्को टेररिज्म। दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो पंजाब के लिए ना बहुत मतलब धब्बा बन चुके हैं आज की डेट में। पलायन ही ड्रग्स का कारण है। पलायन ही ड्रग्स का कारण है। हमें देखने को मिलता है कि सरकार बदल जाती है, आम आदमी पार्टी की आ गई, पहले कांग्रेस की, फिर अकाली दल की, लगातार सरकार बदली, लेकिन उसके बाद भी जो पंजाब की एक समस्या है वो हमेशा से रही। पंजाब का दुर्भाग्य ये रहा है कि जो भी सरकार केंद्र में रहती है उसके अपोजिट सरकार पंजाब में बनती है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे देश की शान कहा जाता था। एक ऐसा राज्य जिसकी मिट्टी ने देश को जवान भी दिया और किसान भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। लेकिन आज पंजाब कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। नशा वहाँ संक्रमण की तरह फैल रहा है, युवा विदेश में पलायन कर रहा है और जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं और जो गाँव हैं वो खाली हो रहे हैं, घरों में ताला लगा हुआ है। तो आज हम इन सारी समस्याओं पर बात करेंगे और इन समस्याओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पंजाब के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मनोज चंदेल जी, जो कई वर्षों से पंजाब में जमीन पर काम कर रहे हैं और पंजाब की नब्ज को जानते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी नज़र का पंजाब कैसा है? पंजाब की जो तस्वीर दिखाई जाती है, क्या पंजाब वैसा ही है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देना और ना देना दोनों ही एक मतलब कैलकुलेटेड आंसर करना पड़ेगा इसका। उसका कारण ये है कि पंजाब को जो दिखाया जा रहा है बेसिकली वो पंजाब कुछ और है और सच्चाई में कुछ और है। पंजाब को मैं अगर अपने नजरिए से बात करूं तो पंजाब एक खूबसूरत धरती है, पंजाब में खुशहाली है, सरसों के खेत हैं। पंजाब मतलब अगर पंजाब में कोई रह रहा है तो कोई जा भी रहा है तो उसका अटैचमेंट ऑटोमेटिक होना है पंजाब से। वहाँ की हवा में, मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। तो रियल पंजाब को जानने के लिए ना पंजाब को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस पे आज आपने मुझे मौका दिया है पंजाब के विषय को रखने के लिए, पंजाब के बारे में मेरा नजरिया जानने के लिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं पंजाब को लेके कोई बात करूँ और आपने ये मौका दिया है। मैं पहले आपका और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनका धन्यवाद करूँगा। और पंजाब के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आज के इस इंटरव्यू से हो सकता है उनका कुछ व्यू चेंज हो पंजाब को लेके। मैं जानना चाहती हूँ कि पंजाब की जो समस्या है वो कितनी गहरी है? पंजाब में आप ये कह सकते हैं कि कौन सी समस्या आज की डेट में नहीं है, और उसकी गहराई को अगर मापना है तो उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र की गहराई को मापना। पिछले कुछ वर्षों में हम जैसे पंजाब को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मीडिया के माध्यम ले लो, चाहे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारों की बात करें, हम लोगों से विचार विमर्श करें, तो अगर आप देखोगे तो पंजाब में आज की डेट में क्या सब्जेक्ट नहीं है जो नहीं है। वो पंजाब जो एक वीरों की धरती होती थी, वो पंजाब जो किसानों के लिए एक स्वर्ग है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई पंजाब से। और वो पंजाब जहाँ पे मतलब हम अगर कहें तो देशभक्ति की जिसने मसाल जला के रखी, वो पंजाब। बिल्कुल। लेकिन आज कहाँ है पंजाब? ये सब पूछ रहे और हम भी पूछ रहे, और हम पंजाब के लोगों को और पंजाब के बाहर के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पंजाब आज भी हमारे लिए, देश के लिए एक गर्व का विषय है। लेकिन हम लगातार देखते हैं कि पंजाब में ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, पलायन का बहुत बड़ा इशू है। इस पर आप क्या कहेंगे?
पंजाब में देखिए, अगर इन चीजों को जानना है तो हमें थोड़ा सा ना कुछ पिछले सालों में जाना पड़ेगा। हमें बेसिकली ड्रग्स, आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम करंट की बात कर रहे हैं। करंट में 2-3 सब्जेक्ट हर जगह सुनने को मिलेंगे कि गैंगस्टर्स हैं, क्राइम है, दूसरा ड्रग्स इशू बहुत बड़ा है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये चीजें शुरू कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। हमने ना मतलब इतने एक्सपर्ट्स को मैं भी सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, वो लोग क्या समस्याओं पे तो बात करेंगे लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है वो नहीं बात करेंगे। अगर आज हम ड्रग्स की बात करें तो कहाँ नहीं है ड्रग्स? आप खाली पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं ड्रग्स पे? लेकिन पंजाब को ऐसा देखा गया है कि पंजाब में जो ड्रग्स है उसके कारण युवा सड़क पर आ रहे हैं। काफी सारे वीडियोस आते हैं, जॉम्बीज टाइप के वीडियोस आते हैं, और काफी बार ऐसी बात कही जाती है कि घर में मारपिटाई चल रही है। और रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि पंजाब में 10 में से 1 लड़की नशा करती है और 6 में से 2 लड़के करते हैं। हाँ, देखो ये फिगर तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि पंजाब में ड्रग्स एक संक्रमण है। जैसे आप हमने देखा कोविड जैसे एक दूसरे को फैल रहा था, ऐसे ही आज की डेट में ड्रग्स का इशू है पंजाब में। लेकिन पंजाब के अलावा भी अगर हम पूरे देश की बात करें तो फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं की खबरें आ रही हैं, कहीं की नहीं आ रही हैं। सवाल ये है, अब सवाल है कि अगर पंजाब में ये इशू आ रहा है तो सरकारें या जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी है या जो और भी लोग जो मंथन करते हैं इन सब विषय पे, उसका सलूशन सबके पास है, सब देना भी चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब जैसे आपने पूछा कि ड्रग्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, ये जानना पहले बहुत जरूरी है। कि हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब से पलायन शुरू हुआ। हाँ। पलायन करके जो युवा जा रहे हैं बाहर, वो कैसे जा रहे हैं? मेरे घर से कोई गया, पड़ोसी भी जाना चाह रहा है। अब उस पड़ोसी को वहां जाके क्या करना है उसको नहीं पता, उसकी एजुकेशन क्या है उसको नहीं पता। उसका मकसद है कि मैं कैसे भी करके मुझे बाहर जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है और कुछ भी करना है। अच्छा, ट्रेंड बन चुका है बाहर जाने का। ट्रेंड बन चुका है, उनके मतलब लाइफ स्टाइल में वो चीज आ चुकी है। अब बाहर जाना कोई बुराई नहीं है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉरेन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, नहीं। जिसको जो अपॉर्चुनिटी जहां मिल रही है उसको वहां जाना चाहिए। सवाल है कि क्या आप वहां जाके आप करोगे क्या? सवाल तो ये अच्छा, है। बिना रोजगार के वहां शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे कोई ऐसा देखा करके देखा देखी जा रहा है। अच्छा, वहां पे जैसे मैं तो पंजाब में हूँ तो इतना बड़ा हमारा सर्कल है, वहां पे हर एक के परिवार में से कोई ना कोई बाहर है विदेश में। जो इस्टेब्लिश लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका अच्छा व्यापार है, परिवार से जुड़े हैं, वो लोग वहां जाके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख रहे हैं। उनके पास घर, गाड़ी, काम से रोजगार सब अच्छा, है। जो पढ़ लिख के जा रहे हैं या पढ़ने लिखने जा रहे हैं, हाँ। जो यहाँ पंजाब में जो इस्टेब्लिश लोग हैं, उनको देख के जो दूसरे लोग हैं वो भी वहां जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल से वो प्रेरित हो रहा है। वो देख रहा है यार मेरा साथ वाला कर रहा है, मैं भी करूंगा। तो जो प्रेरित हो रहा है उसको ये नहीं पता कि वहां जाके उसके पास ऑप्शन क्या है। अब वो क्या कर रहा है, उसका एजुकेशन लेवल है 10th या 12th, उसके बाद की कोई एजुकेशन नहीं है। अब वो जब एजुकेशन नहीं होगी तो अब वो क्या करते हैं कि जमीन है उसको सेल किया, जो इंडिया में या पंजाब में उनके पास जमीन है उसको सेल किया, वहां से पैसे लिए, एजेंट्स के थ्रू वो विदेश चले गए, वहां जाके उनको रोजगार नहीं मिलता है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? परेशान होंगे। तो क्राइम की शुरुआत ही वहीं से हो जाती है, वहीं से ड्रग्स की शुरुआत हो जाती है। पलायन ही ड्रग्स का कारण है। पलायन ही ड्रग्स का कारण है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ कि आज अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब की, पंजाब में ड्रग्स इशू की, तो ड्रग्स इशू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? उसकी जो भी बच्चा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो भी बाहर जा रहा है, उसके पास इंडिया में भी रोजगार नहीं है, इसलिए वो जा रहा है। जब वो वहां जा रहा है वहां भी उसके पास रोजगार नहीं है। यहाँ पे जो उसके पास जमीन थी वो सेल कर चुका है। अब जिससे उसने पैसा लिया है उसको भी पैसा देना है। अब जब वो वहां से कमाई नहीं हो रही है तो घर पे पैसा नहीं भेज रहा है, तो वहां से वो क्या करेगा? वहां जाके वहां भी क्राइम करेगा। क्राइम नहीं करेगा तो नशा करेगा, और अल्टीमेटली उसका एक ही ऑप्शन है, उसे इंडिया में वापस आना है। अब जब वो इंडिया वापस आ रहा है, मतलब पंजाब वापस आ रहा है, यहाँ आके वो क्या करेगा?
और लोगों को ड्रग्स लेना सिखाएगा। उसके लिए पहला काम है कि जो पहली बात घर का प्रेशर है कि हमने तुझे जमीन बेच के भेजा था बाहर और अब तेरे पास अब क्या करें। पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, बहन है घर में, शादी करनी है और बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको उसे पूरा करना है। वो कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो ड्रग्स हो। यहाँ से शुरुआत होती है। काफी सारी गैंग्स भी पंजाब में देखने को मिलती है। हमने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर के बारे में सुना और तमाम तरह की गैंग की बार बार धमकियां लोगों को मिलती है। तो ये गैंग कैसे बन रही है पंजाब में? देखो, बार बार मैंने अभी अपने पिछले उसमें बोला है कि गैंगस्टर, बेरोजगारी, शौफ, ड्रग्स, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए कि जो युवा है वो इतना ज्यादा प्रेरित है ये दुनिया के जो रंग ढंग है, चमक धमक को देख के कि उसको लगता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसमें वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी अगर आप देखो तो अगर हम आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले देखें तो पंजाब का जो यूथ था, ये पंजाब के जो लोग थे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनका देश प्रेम था, देशभक्ति थी। फौज में जा रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, फोर्सेस, उनका पहला जो ऑप्शन होता था वो फोर्स होता था। अब जब आप फोर्स में जाओगे तो डिसिप्लिन होता है, आप सुबह उठोगे, दौड़ करोगे, अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, नशा नहीं करोगे, क्योंकि उसे ये होता था अगर मैंने ड्रग्स ली या मैंने नशा किया तो मेरी जॉब नहीं लगेगी गवर्नमेंट। उसके अंदर एक डर होता था। अब पिछले कुछ वर्षों में ना जो पंजाब का यूथ है उस तरफ से उसका बिल्कुल ध्यान खत्म हो गया। उन्हें कोई प्रेरित करने वाला नहीं है कि आप, मैं ये बोलता हूँ कि आप खाली रोजगार के लिए फोर्स ज्वाइन मत करो। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को, नशे को छुड़ाने के लिए फोर्स की तरफ ध्यान दो। अच्छा, जो पंजाब में भर्तियां होनी चाहिए, लोग जाते थे, वो डिक्लाइन भी इसी कारण हुआ है क्योंकि लोग ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, पिछले मैंने कहीं पढ़ा था आपसे 7-8 साल पहले, बिफोर कोरोना, कि पटियाला में कोई फोर्स ने एक भर्ती के लिए आवेदन मांगे और उन्होंने जब वहाँ पे फिजिकल के लिए यूथ को बुलाया तो पहली बार ऐसा हुआ सरप्राइज कि एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ फिजिकल में। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप सोचो, पंजाब, जहाँ का नाम आते ही पंजाब का हमारे दिमाग में आता है कि लंबे चौड़े तगड़े ताकतवर और देश प्रेम, देशभक्ति जिनके अंदर कूट कूट के भरी है। मैं उनकी साहस की भूमि। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब ने आतंकवाद का दौर देखा है, लेकिन आज पंजाब को नार्को टेररिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये अचानक से पंजाब के साथ जो शिफ्ट हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पंजाब में ना 2-3 नाम बड़े अभी आज की डेट में ना बड़े फेमस हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वायरल में है। एक जैसे आपने नाम लिया नार्को टेररिज्म, दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो पंजाब के लिए ना बहुत मतलब धब्बा बन चुके हैं आज की डेट में, कि हम पंजाब में ना ड्रग्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअलिटी की, जहाँ पे कि यूथ को प्रेरित करने वाले जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इवन अगर मैं बात करूँ तो धार्मिक डेरों की मैं बात करता हूँ। वो इतने डेरे हैं जिसमें लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जुड़े हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इतने ऑप्शन वहां पे हैं, और कमाल की बात है कि जितना रिलीजियस पंजाब का इंसान होता है इतना मैंने कहीं देखा भी नहीं है कि गुरुद्वारा साहब जाना है, सेवा करना है। तो अब कमाल की बात यह है कि वो ड्रग्स में क्यों जा रहा है, वो क्यों गैंगस्टर बन रहा है। ये बात मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जो डेरों के अध्यक्ष हैं, जो डेरे चला रहे हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो इतने बड़े बड़े समागम करते हैं, इतना धार्मिक स्थलीय है, और जितने भी लोग ये हैं, अगर आप उनको नजदीक से जानोगे तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुद्वारे नहीं जाते या मंदिर नहीं जा रहे हैं या किसी डेरे में नहीं जा रहे हैं, किसी संत के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पे कनेक्टेड है। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो धर्म को छोड़ के और वो नशे की तरफ जा रहे हैं या क्राइम की तरफ जा रहे हैं? ये बहुत समझने का विषय है। मतलब इसका मेन कारण शायद जो आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, शायद यही इसका मुख्य कारण होगा।
ये थोड़ा समझने की बात है, इंटेलेक्चुअलिटी। क्योंकि हम चूंकि जिस देश में रहे, ये हमेशा ही गुरुओं की धरती रही है, हमेशा ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो धार्मिक उनका बैकग्राउंड रहा है। तो अगर हमारा खुद का बैकग्राउंड धार्मिक है तो इसका मतलब साफ है कि हमारी जो परवरिश हुई है वो उसी माहौल में हुई है, धार्मिक माहौल में। तो क्या कारण है कि एक इंसान है जो सही लाइन पे चल रहा है, गरीब है लेकिन अपने परिवार को अच्छे से परवरिश कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, नशे से दूर है और ये ड्रग्स वगैरह के मामले में नहीं है, क्राइम में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आज का यूथ है वो क्यों उस तरफ जा रहा है, ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव मुद्दा है पंजाब में। पंजाब में देखने को मिलता है कि सरकार बदल जाती है, आम आदमी पार्टी की आ गई, पहले कांग्रेस की, फिर अकाली दल की, लगातार सरकार बदली, लेकिन उसके बाद भी जो पंजाब की एक समस्या है वो हमेशा से रही। तो आपको क्या लगता है समाधान क्या है इस समस्या का? पंजाब में मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि मैं पंजाब को पिछले 18-19 सालों से, जब से मैंने मतलब एक होश संभाला है, तब से मैं पंजाब को ना बड़ा डीपली देख रहा हूँ। और सरकारें आई और गई, पंजाब का दुर्भाग्य ये रहा है कि जो भी सरकार केंद्र में रहती है उसके अपोजिट सरकार पंजाब में बनती है। अच्छा। ये इतिहास रहा है पंजाब का। और अगर आप मतलब अपने डाटा से भी मैच करोगे तो आप देखोगे कि आज बीजेपी की सरकार है, वहां पे कोई और गवर्नमेंट है। ऐसे ही पीछे जाओगे, 5 साल पहले जाओगे तो भी ऐसे ही था, 10 साल पहले जाओगे तो भी ऐसे ही है। तो ये रिकॉर्ड रहा है पंजाब का, जिसकी वजह से पंजाब में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। अच्छा, एक मुख्य कारण ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है। राजनीति तो मेन कारण होता ही है, क्योंकि जिसकी सरकार है, अब सरकारों में क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अभी पीछे जब फ्लड आया पंजाब में, तो आज वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डाल दी कि जी वो हमें मदद नहीं कर रहे। सेंट्रल बोलती है कि हमने पंजाब को इनफ जो भी चाहिए वो हमने सब कुछ दिया। बिल्कुल। अब जो साधारण व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं है ना सरकार के बीच में चल क्या रहा है। एक कह रहा है हमने दे दिया, दूसरा कह रहा है नहीं दिया, तो अब सच किसको मान के चले? अच्छा, संतुलन नहीं बैठ रहा है। संतुलन नहीं है। अब जब संतुलन ही नहीं होगा तो उसके बीच में पिसेगा कौन? साधारण व्यक्ति। जो आम जनता है वो पिस रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वैसे आम जनता को ही समस्याएं झेलनी पड़ती है। आप अगर कोई 3 ऐसे ठोस कदम बताए जो सरकार ले, वो क्या होंगे कि ड्रग्स से मुक्त हो जाए पंजाब? देखिए, जो पंजाब से अगर हमने ड्रग्स फ्री पंजाब चलाना है तो सबसे पहला एक ही है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। सरकार चाहे, हमने बचपन से सुना है कि अगर मंदिर के बाहर आपकी चप्पल भी रखी होगी तो तब तक वो चोरी नहीं होगी जब तक वहां पे सरकार एक्टिव है। अगर सरकार का ध्यान नहीं है तो सब कुछ चोरी हो जाएगा। आज ड्रग्स वही इशू है कि सरकार को, जिस दिन सरकार ने ठान लिया कि पंजाब को नशा मुक्त करना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा समय लगने वाला है। अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स अब सिर्फ हेल्थ का इशू या सोशल इशू नहीं रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ड्रग्स हमने ना बड़ी हॉलीवुड मूवीज बड़ी देखी होंगी, उसमें ज़ॉम्बी टाइप कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं, तो उसमें क्या होता है एक दूसरे से फैल रहा है, ये संक्रमण है। कि उसमें ना मैं इसमें एक लॉजिक देता हूँ कि पंजाब में ना एक बड़ा कॉमन वर्ड है अफीम। अफीम लोग ना, नॉर्मल व्यक्ति होगा ना वो भी आपको कह देगा कि आप अफीम खाओ। अच्छा, अगर आप नहीं लेते, नशा नहीं करते, अफीम नहीं खाते हैं, तो वो आपको 10 ऐसे कारण बता देगा कि क्यों खाने चाहिए। मतलब इतनी उनकी कैलकुलेटेड माइंड वॉश करने की क्षमता है कि वो आपको लगेगा यार मैंने अगर अफीम नहीं खाई तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो इस तरह का ये जो चल रहा है ना, नेक्सस है ये नेक्सस क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रमोट कर रहा है कि नहीं तूने खानी है तो मैं खा रहा हूँ, तू भी खा। तो ये नेक्सस है। नेक्सस आज ये मतलब एक मैच्योरिटी लेवल के बाद तक पहुंच रहा है। आज टीन एज
जो बच्चे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी अभी कॉलेज जाने शुरू हुए हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों में, और उसका ऐसा एक आपको रीजन देंगे कि यार अगर आपने नशा नहीं किया तो इसका मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो सोसाइटी में। नहीं, अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो ये नेशनल सिक्योरिटी इशू क्यों बन रहा है? हाँ, देखिए, ये तो किसी भी कंट्री की, हम बैकबोन किसको बोलते हैं? यूथ को। अगर आपका यूथ ही कहीं ना कहीं संक्रमित हो गया है, कहीं ना कहीं यूथ में ही आपके जो है बहुत सारे डिसीज क्रिएट हो गए हैं, तो आप अपने देश को सुरक्षित कैसे रखोगे? आज लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व में वो इंडिया में यूथ की है। आप जब अब आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सामाजिक जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें यूथ को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमें अवेयरनेस कैंपेनिंग शुरू करने पड़ेंगे, हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने खुद के परिवार में ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों को दोबारा से मजबूती के साथ आज के यूथ के अंदर एक तरीके से डालना पड़ेगा, जो कि हम भटक चुके हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के नाम पे, अपग्रेड सोसाइटी के नाम पे, मॉडर्न फैमिली के या लग्जरी लाइफ के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो बेस है, हमारा जो सांस्कृतिक जो हमारा बेस है, जो हमारा कल्चर है, हम उससे कहीं ना कहीं हट चुके हैं, और जिसकी वजह से आज यूथ हमारा वो काम कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि यूथ हमारा बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, सवाल ये नहीं है। यूथ आज अपना काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, देश के प्रति अपना समर्पण को भूल चुका है, देशभक्ति को भूल चुका है, और जो उसका दायित्व बनता है जो सोसाइटी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, उसे कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपने अनुभव से बताइए कि इन सारी चीजों से का समाधान क्या है? देखिए, मैं अगर आज अपने अनुभव की बात करूं जी, तो आज अगर आप किसी भी यूथ से बात करोगे तो वो सक्सेसफुल स्टोरीज ज्यादा पढ़ता है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे प्रॉब्लम बोलो या हो भी मानो, मैं फेलियर स्टोरीज पढ़ता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वो कारण क्या है, कि उसके फेल होने का कारण क्या है। और अगर आप पास्ट में देखोगे, जितने सक्सेसफुल, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, अगर आप देखोगे तो सब जीरो लेवल से ही ऊपर उठे हैं। आज का यूथ एक्सक्यूज देगा, वो एक्सक्यूज क्या होगा? रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक लेबर बॉय से लेके और मैंने अब तक की जर्नी स्टार्ट की है। जस्ट 40 रुपीज की दिहाड़ी पे मैं काम करता था, और वहां से लेके अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो इसका मतलब एक्सक्यूजेस का कोई सवाल नहीं है। रिसोर्सेज बहाना होते हैं, कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, पंजाब में के जो गांव है वो भी खाली हो रहे हैं, वहां सिर्फ अब बुजुर्ग बचे हुए हैं, तो मतलब वहाँ बुजुर्ग कैसे कॉप अप करते हैं इन सारी चीजों से? और आपका जो एनजीओ है वो इन सारी चीजों के लिए क्या कार्य? देखिए, हमने अभी एक इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना, सेवा ही संकल्प, मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट की है। हमने अभी कुछ इश्यूज लोकल उठाए थे, चंडीगढ़ में भी, अभी पंजाब में भी हम शुरू कर रहे हैं, और उनमें से एक हमने ये भी मुद्दा रखा हुआ है कि जो बुजुर्ग पंजाब में अकेले रह रहे हैं और उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक पहुंचे। उनकी जो बच्चे जो उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको वो साथ दें, और उनका जो अकेलापन है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके सवाल पे कि पलायन का कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि पंजाब में पलायन का कारण बहुत सारे हैं, और वो देखा देखी जो एक दूसरे के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए बहाने बहुत हैं उनके पास कि ये जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, वो अच्छा कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। यही एक कारण है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो आप पंजाब के लिए क्या विजन देखते हैं? पंजाब को मैं चाहता हूँ कि पंजाब जो पुराना पंजाब था हमारा, रंगला पंजाब, जब पंजाब का नाम आता था ना तो एक अलग ही खुशी चेहरे पे, पंजाब का नाम आते ही वही प्रॉस्पेरिटी की हम बात करते थे, संपन्नता की बात करते थे। मैं चाहता हूँ कि पंजाब दोबारा वापस आए, और उसके लिए
जो अच्छा बन पड़ेगा, मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जितना भी समय लगेगा हमारी कोशिश है कि हम उसको हासिल करेंगे। अब हम आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। आप बताइए कि जो पंजाब का यूथ है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो चारों तरफ से फंसा हुआ है, ड्रग्स की समस्या है, फैशन में वो बाहर जा रहा है, नौकरियां उसे पंजाब में मिल नहीं रही है, तो उस यूथ के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, पंजाब का जो यूथ है, मैं भी एक युवा के तौर पे ही अपने आप को देखता हूँ और मैं अगर उनकी जगह होता या उनकी जगह मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देखता हूँ, तो पंजाब के यूथ को अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उसको इंडियन फोर्सेस में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में जो पंजाब के यूथ में वो सारी चीजें जो है ना जेनेटिक है। उनको हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो बाय नेचर चीजें मिली हैं वो, उनके हौसले की कोई कमी नहीं है, वो जेनेटिक है। तो सिर्फ उनको एक अच्छी गाइडलाइन मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी पंजाब का यूथ अपने जो खोए हुए आत्मसम्मान को पाएगा। और हम ये मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने भी मेरे यूथ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और पंजाब का जो यूथ है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और हमें इस अंग को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि दोबारा से पूरा देश, पूरा विश्व पंजाब के ऊपर गर्व करे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी ने सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं की, मनोज जी ने समाधान पर भी बात की, और मनोज जी ने सिर्फ बात नहीं की, उनका एनजीओ इनको धरातल पर भी उतारता है। तो ऐसे ही मनोज जी, हम चाहते हैं कि मनोज जी पंजाब के लिए कार्य करते रहें और जो पंजाब आज ड्रग्स के नाम से जाना जाता है, पलायन के नाम से जाना जाता है, वो पंजाब जल्द ही संपन्नता के नाम से जाना जाए, अपनी कल्चर की वजह से जाना जाए और विश्व भर में जो पंजाब की पहचान थी उसे वापस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।